मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की की वीडियो देख रहा था। वो जमान पार्क के सामने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर्स ने इससे पूछा, मुल्क में तहरीक इंसाफ 3.5 साल हुक्मरान रही, इस दौरान खान साहिब ने क्या कमाल किया था। लड़की ने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा, हमारे खान साहिब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर्स ने हंसकर पूछा, मसलान? वो लड़की बोली, मसलान खान साहिब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर्स ने फौरन कहा, क्या आप इनमें से किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, खान साहिब ने कालाबाद डैम बनाया था। ये सुनकर यूट्यूबर के साथ साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये वाकया कुछ भी नहीं था। असल वाकया इसके बाद पेश आया था। मैंने चंद दिन बाद ये वाकया नौजवानों की एक महफिल में सुनाया। वाकये के बाद इस पूरे हाल में सिर्फ एक शख्स हंस रहा था, और वो शख्स मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता था और कभी एक दूसरे को। मुझे इस वक्त मालूम हुआ, जहालत के इस बहर ज़लमात में वो लड़की अकेली नहीं, बल्कि सन 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान इस लड़की जैसे हैं। ये सिरे से हक़ाइक़ से नाबलद हैं। ये डैम के बारे में कुछ जानते हैं और न ही इन्हें कालाबाद के बारे में कुछ इल्म है। ये महज पर रुपए गंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जहालत के झूले में झूल रहे हैं। और ये सिक्का बंद हकीकत है, जाहिल मुआशरे के तारीख और हक़ाइक़ से नावाकिफ लोगों के साथ वही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी तहरीक इंसाफ के किसी नौजवान से पूछ ले, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आखिर क्या जुर्म कर दिया, हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी, इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी। हम अगर जिंदा हैं और हम अगर कौम भी हैं, तो फिर हमें खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाक़यात का तज्ज़िया करना होगा, ताकि हम मुस्तक़बिल में ऐसे खौफनाक वाक़यात से बच सकें। ये हकीकत है, हादिसा एकदम नहीं होता, ज़माना बरसों इसकी परवरिश किया करता है, और ये हादिसा भी अचानक नहीं हुआ था। हमने इसे भी बाकायदा पाला था, और हमने अगर अभी वजूहत तलाश करके इनका तदारुक न किया, तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माजी से ज़्यादा तबाही आएगी। हमें आज ये मानना होगा, इस हादसे की बड़ी वजह बेमहार नौजवान हैं। दुनिया में सन 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया था। हमारी एक पूरी नस्ल ने इस दौर में आंखें खोली। वालिदैन ने पीट काट कर इनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया, और नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ चढ़ते चले गए। हमें ये भी मानना होगा, सोशल मीडिया जहालत का बहर बेकर है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है, और हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफरत भी मिला दी, और यूं सोशल मीडिया एक्स नफरत और जहालत की एक ऐसी मुजून बन गई जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल यह है, मुल्क में अखबार बंद भी हो रहे हैं और सुकड़ भी रहे हैं, और किसी को जरा भी मलाल नहीं। चुनांचे आप फिर खुद फैसला कीजिए, अवाम ने मालूमात और अक्ल कहाँ से लेनी थी। इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा, और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। हमें इन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकिफ पहले लीडर थे। खान साहिब ने सन 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स में काम किया और कमाल कर दिया। इन्होंने जम्मू व कश्मीर साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बटहार किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लाट में इनका कोई हरीफ नहीं था। सिर्फ मरियम नवाज ने इनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताखीर के साथ मैदान में उतरे और बार बार मसलहत का शिकार भी होती रहीं। नौजवानों को खान साहिब का ये अंदाज भा गया। खान का दूसरा कमाल फौज थी। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बम के बाद में आपका सबसे बड़ा असासा हूँ, और फौज ने इन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहिब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। तहरीक इंसाफ ने पिछले 15 वर्षों में सिर्फ एक फील्ड में खलकर सरमायाकारी की, और वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शुबे में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बना कर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और फनी रगड़ा लगाया जाता था। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था, और ये लोग स्कीमों पहने कर देते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मेहरबानी से अली कटरानक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिए गए। आप सन 2011 से सन 2022 तक के आदादो शुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, मुल्क में 11-12 वर्षों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया,
और वो चैनल खान साहिब को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। आप अगर सन 2011 से 2013 तक सोशल मीडिया का तज्जिया भी करें तो आपको इल्म होगा, इन 12 बरसों में आसफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजल रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता और हक़ाइक़, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगंडे को हकीकत मानते चले गए। चुनांचे आज आप किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें। ये इन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से तहरीक इंसाफ के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये इसे मुल्क की तारीख का शानदार तरीन जमाना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पट मरें, मगर ये नहीं मानेंगे और हमें ये भी मानना होगा, जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबलद थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और सियाह डाले के वजूद ही से वाकिफ नहीं थे। रही सही कसर तहरीक लबीक की कॉलेज ने पूरी कर दी। अल्लामा खादिम हसीन रिजवी और इनके साहिबजादे साद रिजवी की कॉलेज ने मुल्क की चोलें हिला दी। नौजवानों ने यह भी देखा घेराव, जलाओ और कत्ल वगारत गिरी के बावजूद हुकूमत ने इन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया है, तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और इसके साथ बाकायदा ठिठा करने लगे। ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहरहाल खत्म हुई और खान साहिब अपनी शोहरत और हमाकत के ज़म में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असेंबली से सदाफी था। ये अगर अदम इतिमाद को कबूल कर लेते, असेंबली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते, तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वजीर आजम होते या मुल्क में तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर इन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया और एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तज्जिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा था और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे थे। इस दौरान इन्होंने अदलिया में भी अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी इनका साथ दे रहा था और सबसे बढ़कर बशरी बीबी के मौकलात इनके साथ खड़े थे और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला और फिर इनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गए और ये अब बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बशरी बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सिफारती ताकतें इनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस इनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी उसी माह हो जाएंगे और इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे, क्या हम मनहसलकुम तौबा ताइब होंगे, क्या हम मुल्क को पटरी पर वापस लाने का फैसला करेंगे और क्या हमने गलतियों के इजाले का फैसला कर लिया है। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर शायद उसला की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में इसास का ये दौरानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। सन 2025 तुलू हुआ नहीं और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहिब या अल्लामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे और कौम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे होंगे, व्हाट ए कंट्री।